सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि चाओ फेंग और वो बुफान की फाइट हुई थी, पर वो बुफान चाओ फेंग से जीत नहीं पाया। चाओ फेंग तियानलेन फेरीलैंड में आ गई थी ताकि सभी को खत्म कर पाए, पर वहाँ के सभी लोग अच्छे थे। लियू मिंग और लियू किंग ने उसे अपने साथ कर लिया था और वो उनके साथ ही खाना खाने लग गई थी। फिर अब हम मा निंग को देखते हैं, जो जुयांग ऑक्शन हाउस में अभी भी जुयांग को स्टोरी सुना रही होती है। बोलते बोलते उसका गला सूखने लग गया था। वो कहती है कि मैं इस कहानी को अब और जारी नहीं रख पाऊंगी। जुयांग उसे आगे सुनाने को बोलता है तो वो कहती है कि सिस्टर, आप मुझे स्पष्ट रूप से बताएं कि आखिर आप किस बारे में जानना चाहते हो। तभी मानिंग का भाई वहां आ जाता है। मानिंग उससे पूछती है कि क्या तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में पता चला जिसने डार्क सोल प्लेनेट को नष्ट किया। वो मना कर देता है और बताता है कि मुझे कुछ खास जानकारी मिली है कि एशियन ताइचू के फेरी फ्लावर गॉड टॉम दिखाई दिया है और इस टॉम के अंदर काफी प्राचीन और कीमती ट्रेजर मौजूद है। जुयांग जब ये सुनता है तो उस फ्लावर गॉड टॉम की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। मानिंग हैरान होती है कि जुयांग के लिए ट्रेजर सबसे इम्पोर्टेंट है और अब वो भी जुयांग के साथ वहाँ से निकल जाती है। अब हमें एटर्नल फ्लावर टॉम के बाहरी इलाके का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल होता है जिससे जुयांग मानिंग के साथ वहाँ पहुँच गया। उस टॉम के आगे पहले से ही पेटिशनर मौजूद होते हैं। एक सेक्ट का पेटिशनर कहता है कि जो पहले आता है वही पाता है, इसीलिए पहले इस जगह पर मैं आया, जिस वजह से इस जगह के सारे खजाने यांग सेक्ट के होंगे। तो दूसरा पेटिशनर बोलता है कि अगर ऐसा है तो तुम इस गेट को ओपन क्यों नहीं करते। इस टॉम को ओपन करना तुम्हारे बस की बात नहीं। और वो दोनों मिलकर उस गेट को ओपन करने की कोशिश करते हैं, पर मानिंग उन्हें रोक देती है और कहती है कि अगर तुम बलपूर्वक इस टॉम को खोलने की कोशिश करोगे तो ये टूट जाएगा। शायद तुम्हें पता नहीं कि इस एटर्नल फ्लावर टॉम को सिर्फ फ्लावर गॉडेस के निशान वाली चाबी से ही खोला जा सकता है। तो पेटिशनर बोला कि क्या तुम्हारे पास वो चाबी मौजूद है, पर मानिंग मना कर देती है क्योंकि उसके पास कोई चाबी नहीं थी। जो यहाँ कहता है कि यह सिर्फ अफवाह है कि चाबी से कब्र खोली जा सकती है। मानिंग बोलती है कि सिस्टर, शायद ऐसा हो सकता है कि आपको इस सील के बारे में पता ना हो। इस टॉम को 36 फॉर्मेशन से बनाई हुई सील से कवर किया हुआ है, इसीलिए इसे खोलने का एकमात्र तरीका सिर्फ उस चाबी का इस्तेमाल करना ही है। जुयांग अब उस टॉम के पास चला जाता है। पेटिशनर कहता है कि क्या तुम अपने नंगे हाथों से इस फॉर्मेशन को खत्म करना चाहते हो, ऐसे सपने देखना बंद कर दो। पर जुयांग नहीं रुक रहा था, इसीलिए वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, पर जुयांग मानिंग को उन्हें संभालने को कहता है। मानिंग आगे आकर उन्हें रोकने लग जाती है, पर उन दोनों की कंबाइंड पावर का वो सामना नहीं कर पाती और घायल होकर दूर गिर जाती है। जुयांग अब सील को खोलने वाला था, पर तभी पीछे से वो दोनों पेटिशनर पर अटैक करने लगते हैं, जिससे काफी तेज एनर्जी निकलती है। वो दोनों पेटिशनर दूर हो जाते हैं। वो हैरान होते हैं कि जुयांग ने इतनी प्राचीन सील को तोड़ दिया। मानिंग को भी एहसास हो गया था कि जुयांग की पावर कितनी ज्यादा महान है। वो पेटिशनर कहते हैं कि यह तो वही जुयांग है जिसने वनली रियल्म को नष्ट कर दिया। जुयांग कहता है कि तुम दोनों ने मेरी डिसेबल मानिंग को नुकसान पहुंचाने का साहस किया, इसीलिए मैं तुम्हें एक परफेक्ट अंत दूंगा। और वो एक चुटकी से ही उन्हें ब्लास्ट करके खत्म कर देता है। अब वहाँ पर 100 सिटी का किंग आ जाता है, जो हमेशा कड़ी मेहनत किया करता था। 100 सिटी का किंग अपने 2 बच्चों के साथ आया होता है। मानिंग सिस्टर को बताती है कि इस 100 सिटी किंग ने लगभग 100 बच्चों को पैदा किया और डार्क सोल डोमेन भी इसी के बेटे का था, जो दानो क्षेत्र का 100वां पुत्र था। और अब वो दोनों सन अपने पिता को लेकर नीचे आ जाते हैं। किंग मानिंग को देखकर खुश होता है कि कैसा संयोग है कि आज हम फिर मिल रहे हैं। मैं इतना प्रतिभाशाली नहीं हूँ, पर मेरे पास वो जेट की मौजूद है जिससे इसे खोला जा सकता है। क्या तुम इसे लेना चाहते हो? इसे लेने के बाद इस मकबरे का सारा खजाना तुम्हारा होगा। मैं बस इस टॉम्ब में मौजूद जेक्सियोंग ग्रास को प्राप्त करना चाहता हूँ। मानिंग बोलती है कि यह सिर्फ अच्छे पर अच्छा ही दिखाता है, पर अंदर से इसके विचार काफी कटु हैं। पर अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो इसके बचे हुए 99 बेटे मुझे आसानी से जाने देंगे। पर अब सब कुछ सिस्टर जुयांग पर डिपेंड करता है, पर वो कभी इसके लिए राजी नहीं होंगे, इसीलिए वो इस शर्त से मना कर देती है। तो गुस्से में 100 सिटी किंग अपने दोनों एयर ड्रैगन पर अटैक करने भेजता है। जुयांग मानिंग को उनसे फाइट करने से रोक लेता है और अपने ओरा से ही उन दोनों को दूर फेंक देता है। किंग पूछता है कि आखिर तुम कौन हो? मानिंग बोलती है कि क्या तुम मेरे एंसेस्टर के बारे में नहीं जानते? ये वही है जिन्होंने फेरी लैंड का नाम बदलकर तियानलेन फेरी लैंड रखा और ये तियानलेन के एंसेस्टर जुयांग है। किंग कहता है कि उस
उस डार्क प्लेनेट पर जहाँ मेरा बेटा मरा, वहाँ मैंने तुम तियानलिन सेठ के ऑरा का महसूस किया। जरूर मेरे बेटे को तुम्ही ने मारा होगा। और वो गुस्से में अपनी सारी एनर्जी को कंडेंस करके एक फॉर्मेशन को क्रिएट करता है जो 100 सील होती है। जुयांग कहता है कि ये सब काफी बोरिंग है क्योंकि इससे कुछ नहीं हो रहा था। और अब जुयांग मानिंग के साथ उस टॉम के अंदर चला जाता है। इससे किंग हैरान होता है कि आखिर ये बिना चाबी के अंदर कैसे जा सकते हैं। किंग अपने दोनों बेटों को भी अंदर भेजता है पर जुयांग ने लाइटनिंग फॉर्मेशन को ओपन कर दिया था जिससे एक तेज विस्फोट से वो दोनों खत्म हो जाते हैं। किंग को इससे काफी गुस्सा आया और वो कहता है कि मैंने तुम्हारी उस फेरी लैंड को भी नष्ट कर दिया। जुयांग मानिंग के साथ फ्लावर गोडेस को टॉम वाले सीक्रेट लैंड में पहुंच गया था। वहीं अब हमें तियानलिन फेरी लैंड का सीन दिखाया जाता है जहां चाओ फेंग ग्राउंड की सफाई कर रही थी। अब वहां तेज काले बादल छाने लगते हैं और 100 सिटी किंग वहां आने लगते हैं जिसकी वजह से चाओ फेंग के द्वारा इकट्ठा किया हुआ कचरा वापस फैल जाता है। इससे चाओ फेंग को काफी गुस्सा आता है। वो अपने 4 बेटों के साथ आया होता है। वो चाओ फेंग से कहता है कि जल्दी से अपने सेक्ट लीडर को बाहर बुलाओ। उसका 4th सन बोलता है कि ये सिर्फ एक छोटा सा सेक्ट है, इसीलिए आज मैं खुद ही इस फेरी लैंड को नष्ट कर दूंगा और अपने भाइयों की मौत का बदला लूंगा। पर तभी चाओ फेंग अपने झाड़ू से ही उसे मार डालती है। इससे बाकी के तीनों सन काफी डर जाते हैं। वो कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर तियानलिन सेक्ट को कौन नष्ट करना चाहता है, तुम बस एक बेकार कचरे हो। वो तीनों सन भी अब उस पर अटैक करने आने लगते हैं पर वो अपने लाइटनिंग से उन्हें टॉर्चर करने लग जाती है और साथ ही वो 100 सिटी किंग को भी प्रताड़ित कर रही थी। उसकी ब्लैक फिनिक्स एक्टिवेट हो चुकी थी। वो कहती है कि तुम सिर्फ लेवल 2 वाले इमोर्टल एनर्जी के कचरे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने हंसने की। और उसे जमीन पर पटक देती है। वो कहता है कि अपने इस दबाव को बंद करो, मैं 100 सिटी का किंग हूँ। पर उसे और ज्यादा पीटती है। वो कहता है कि मुझे मत मारो, मैं तुम्हें अपना सारी सिटी दे दूंगा। पर उसे कुछ नहीं चाहिए था और उसे दूर फेंक देती है। वही हम हुआ बुफान को देखते हैं जो उस ट्रैप से निकल गया था और तियानलिन फेरी लैंड की तरफ बढ़ रहा होता है। उसे डर था कि कहीं उसने किसी को चोट ना पहुंचाई हो। वो जब तियानलिन फेरी लैंड पर आता है वहाँ शिप्स के मलबे पड़े हुए थे जो 100 सिटी के थे। पर वो ऐसे शो करती है कि मैंने सभी तियानलिन डिसेबल को मार डाला और क्या तुम उनका मुझसे बदला लेना चाहते हो। वो बुफान बोलता है कि वो सब बेगुनाह थे, उनका एशियन तियानलिन सेक्ट से कोई लेना देना नहीं था। चाओ फेंग कहती है कि जो भी तियानलिन सेक्ट का अनुयायी बनेगा वो मारा जाएगा। मैं इस 9 रियल्म के सभी डिसेबल को मारना चाहता हूँ ताकि जू टोंग टिंग को भी सेक्ट के विनाश की समान भावना महसूस हो। और वो दोनों लड़ने को तैयार हो जाते हैं। चाओ फेंग कहती है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो आओ और अपनी पावर को आजमाओ। वो उस पर अपनी सोर्ड से अटैक करता है पर वो अपनी ईगल से ही उसकी सोर्ड को दूर फेंक देती है और उसकी डिवाइन बॉडी को पकड़कर बोलती है कि तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें काफी लंबे समय से जानती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें मारने की कोशिश नहीं करूंगी। मैं तुम्हें बता दूं कि चाहे तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो जाओ पर मेरा सामना नहीं कर सकते। और उसे दूर कर देती है। पर तभी वहाँ तियानलिन सेक्ट के बाकी मेंबर आने लगते हैं जिससे वो अपनी पावर को डीएक्टिवेट कर लेती है। वो बुफान खुश हुआ कहता है कि मैं जानता था कि सिस्टर तुम इतनी रहमदिल नहीं होगी कि बेगुनाहों को मार दो। वो कहती है कि उस वक्त जब जू टोंग टिंग ने मुझे तियानलिन सेक्ट से निकाल दिया था और तियानलिन सेक्ट के सभी डिसेबल दूर थे, इसीलिए मैं इस जगह से उन्हें कभी माफ नहीं कर सकती और मैं इस तियानलिन को अपने हाथों से कुचलना पसंद करूंगी और दोबारा ऐसी गलती नहीं होने दूंगी। वो बुफान उसे समझाने की कोशिश करता है पर वो उसकी बात नहीं सुनती। वहीं हमें जुयांग और मानिंग को दिखाया जाता है। वो लगातार उस फेरी टॉम में आगे बढ़ रहे होते हैं। मानिंग खुश होती है क्योंकि वो जगह काफी सारी दुर्लभ जड़ी बूटियों से भरी हुई थी। वास्तव में ये एशियन इमोर्टल के द्वारा छोड़ी गई एक जगह है और कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई इस जगह के अंदर आना चाहता था। तभी उसे एक खूबसूरत पौधा नजर आता है पर वो पौधा जहरीली गैस को रिलीज कर रहा होता है जिससे वो उसे हिप्नोटाइज कर रहा था और मानिंग उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। पर जुयांग अपने पावर से उस पौधे के पॉइजन को खत्म कर देता है। मानिंग हैरान थी कि वो उस फूल के पास कैसे आ गई। जुयांग बताता है कि इस पौधे को 9 भागों वाला फ्लावर कहा जाता है। इसके पकने के बाद इसमें से धुआं निकलता है जिससे यह आसपास के जानवरों और कल्टीवेटर को अपनी तरफ आकर्षित करता है। पर इसकी मदद से पोलन को सेपरेट किया जा सकता है और उस फ्लावर को अपने पास ले लेता है। और ये हमारे तियानलिन सेक्ट की यूनिक फेरी ग्रास हुआ करती थी पर आखिर यहाँ कैसे आई। और अब जुयांग वहाँ मौजूद सभी प्रेशियस हर्ब को अपने पास ले लेता है। मानिंग हैरान हुई कहती है कि ये सभी तो वही फेरी हर्ब है जो बहुत समय पहले विलुप्त हो गए थे। क्या ऐसा हो सकता है कि ये
ये ताइचू प्राचीन मकबरा तियानलेन सेक्ट के डिसेबल की कब्र होगी जो प्राचीन डिसेबल मारे गए थे। जो यहाँ कहता है कि इस जगह को देखने पर ही हमें इसके बारे में पता चलेगा और वो दोनों आगे बढ़ते हुए एशियन टॉम के गहरे इलाके में आ चुके थे। मार्निंग कहती है कि हम इस एशियन टॉम के आखिरी जगह पर पहुंच चुके हैं, पर वो जगह काफी बिखरी हुई थी और यहाँ पर कोई खजाना न होने से वो काफी परेशान होती है कि आखिर यहाँ किसी भी तरह का ना कोई जादुई हथियार है ना ही कोई ट्रेजर। तभी वहाँ मौजूद स्पेल एक्टिवेट होने लगते हैं जिसमें मार्निंग खींची चली जाने लगती है। वो जुयांग से मदद मांगती है, जुयांग उसे अपने पास ले लेता है। जुयांग कहता है कि ये तो बस एक छोटा सा ट्रैप है और उसे खत्म कर देता है। वहाँ एक लड़की की सोल मौजूद थी जो एशियन तियानलेन की डिसेबल होती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, जैसे ही 5 के लाइक कंप्लीट होंगे मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।